मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और मानव जांच ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आने के बाद देश और प्रदेश में सतर्कता बढ़ी। वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी। प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एम्स गोरखपुर, खाद कारखाना और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की देंगे सौगात। और 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा का मथुरा में हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने आज एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। देश की पात्र आबादी के 50% लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया जा चुका है, तो वहीं करीब 85% से ज्यादा आबादी को कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। हर घर दस्तक अभियान के बाद से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में काफी तेजी देखी जा रही है। रविवार को दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 ओमिक्रॉन मामले आने के बाद देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 21 मामलों का पता चला है। देश में ओमिक्रॉन के मामले को लेकर सरकार और ज्यादा सजग नजर आ रही है। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच भारत इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगातार नई कीर्तिमान स्थापित करता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में पूरी वयस्क आबादी के 50% लोगों को कोरोना के टीके की दोनों डोज लग गई है, जबकि देश की 85% से ज्यादा आबादी को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन के कवरेज के तहत लाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हम होंगे कामयाब, भारत को बधाई। ये बहुत गर्व का क्षण है क्योंकि 50% से अधिक योग्य आबादी को अब पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। हम मिलकर कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतेंगे। देश में बीते 24 घंटे में 1 करोड़ 4 लाख कोरोना के टीके लगाए गए हैं, जिसके बाद अब तक देश में 127 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना टीके की बढ़ती रफ्तार के बीच हिमाचल प्रदेश ने भी अपने 100% योग्य आबादी को टीका लगाने का कीर्तिमान भी हासिल कर लिया है। ऐसा मुकाम हासिल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में उन राज्यों की तरह जिन्होंने अच्छा काम किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक उसमें शामिल है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने छोटे होने के बावजूद भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की अब आगे बढ़कर के जो है सोच ठानी है और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। रविवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोविड योद्धाओं के लिए एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की और इस काम को जमीन पर अंजाम दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की सराहना की। हिमाचल प्रदेश ने देश में, मैं तो सब जगह पे अभी मुझे जाना है, ये बताना है, आपका संदेश लेके देश के अन्य राज्य में जाना है। हिमाचल ने करके दिखाया है। उससे ज्यादा दिक्कतें कहां भी नहीं हो सकती। कोई ऐसा कहेंगे कि मेरे राज्य में तो ये दिक्कतें हैं, तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, हिमाचल से ज्यादा दिक्कत होगी क्या? पहाड़ भी है, दूर सुदूर इलाके हैं, बर्फ है, स्नो है, ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में भी जो 100% टीकाकरण हो जाता है तो अन्य राज्य में होना सरल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जो लक्षित पात्र हमारे 53,77,820 लोगों को टीकाकरण करने का काम, यानी कि दोनों डोज लगाने का काम किसी राज्य ने किया तो हिमाचल प्रदेश ने करने का किया। ये संभव नहीं होता अगर सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से पहाड़ों में, जंगलों में पानी की नदियों को आगे पार करके आप तक नहीं पहुंची होती। इसी बीच दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि हुई है। विदेश से लौटे इस व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की भी जांच कराई जा रही है। साथ ही कुछ और कोरोना संदिग्ध लोगों का इलाज भी दिल्ली के LNJP अस्पताल में चल रहा है। ये जो पहला मामला हमें मिला है, ये
2 तारीख को आया है और ये तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। हमने इसका सैंपल भेजा आरटीपीसीआर के लिए, क्योंकि जो शुरू में आया था तो रैट पॉजिटिव था। अभी आरटीपीसीआर दोबारा भेज के हमने इसका जीन सीक्वेंसिंग कराया, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। तमाम राज्यों ने भी अपने यहाँ एहतियात बढ़ा दी है, तो लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बाद और देश में चल रहे हर घर दस्तक अभियान की वजह से पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का कवरेज बढ़ता जा रहा है। पुदुचेरी ने कोरोना टीकाकरण को अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो वहीं कई अन्य राज्यों ने जागरूकता अभियान को और गति प्रदान की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ जानकारों का मानना है कि ये वेरिएंट हल्के लक्षणों वाला कम घातक हो सकता है। बीते 24 घंटे में देश में 8,895 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,918 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.35% हो गई है, तो वहीं एक्टिव मामलों की संख्या महज 0.29% रह गई है। केंद्र सरकार जहां कोरोना टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है, तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट को वक्त रहते रोका जा सके, इसके लिए भी कई कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर प्रभावी रणनीति को जमीन पर लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 5,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शुभारंभ किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में उप स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कोई भी योजनाएं सुदूर क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाती हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 15 BSL 2 प्रयोगशालाओं और मानव जांच ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का भी लोकार्पण किया। उन्होंने मात्र स्वास्थ्य और टीकाकरण सेवाओं में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली ANM को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 74 वर्ष लगे 20,000 सब सेंटर खोलने में, और आज प्रदेश सरकार एक साथ 5,000 केंद्र अतिरिक्त खोल रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की दिशा से एक बड़ा अभियान है। मैं इसके लिए उन सभी केंद्रों से जुड़ी हुई उस जनता जनार्दन को जिनको ये सुविधाएं प्राप्त होंगी, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। कोरोना कालखंड में यद्यपि भी ये कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, एक नया वेरिएंट वर्तमान में दुनिया के अंदर तमाम देशों में फिर से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के अंदर हमारी टीम ने जो बेहतरीन कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, सचमुच उसके लिए हेल्थ वर्कर्स और खासतौर पर जो हमारी ANM हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, इन सब ने जो बेहतरीन कार्य किया है, मैं उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और कोविड टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया, लगभग 16 करोड़ लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन का डोज उपलब्ध करवाया है। देश के अंदर किसी अन्य राज्य ने इतने वैक्सीन अब तक नहीं दिए हैं जितना उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। और तेजी के साथ यह अभियान आगे बढ़ रहा है। हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि कोरोना से बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच है कोविड वैक्सीन, और उत्तर प्रदेश ने न केवल वैक्सीनेशन को बल्कि सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है।
7 दिसंबर की तारीख उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में खाद की फैक्ट्री एम्स गोरखपुर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ICMR के रीजनल सेंटर दे चुके हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार में लगातार देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 26 साल से बंद खाद फैक्ट्री एक बार फिर से उत्पादन के लिए तैयार है। इस प्लांट की क्षमता तकरीबन 13 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की है। गोरखपुर का यह खाद कारखाना राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया था, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए यह सपना साकार हो सकेगा। उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर पड़ा। रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विराम लगा। तकरीबन 600 एकड़ में फैला ये खाद कारखाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये कारखाना 8,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहां पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। गोरखपुर एम्स भी जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 1,000 करोड़ की लागत से गोरखपुर का एम्स तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एम्स का भी शुभारंभ करेंगे। एम्स गोरखपुर से पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ की ड्रेनेज पॉपुलेशन जो है वो बिहार से आती है, नेपाल से आती है और लोकल गोरखपुर के सारे जिलों से आती है। तो तकरीबन अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से तो 1 से 2,500 की डेली OPD होती है हमारी, और पीक सीजन में 5,000 तक चली जाती है। हम एम्स की टीम की तरफ से आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में भी हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और बहुत कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की जनता को स्वास्थ्य से संबंधित सारे लाभ दें। गोरखपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ICMR के क्षेत्रीय सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। तकरीबन 36 करोड़ की क्षमता से बना यह सेंटर गंभीर रोगों की जांच के मामले में विश्व स्तर का होगा। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है पूर्वांचल के लिए, और निश्चित रूप से इसके लिए पूरा पूर्वांचल माननीय प्रधानमंत्री मोदी, माननीय योगी जी के प्रति कृतज्ञ है। और एक क्षेत्र के लिए, खेती के लिए तो अपनी बात है, लेकिन रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा। फर्टिलाइजर खुल जाने से अब हर किसान को बड़े ही आसानी के तरीके से और ये खाद मिलती रहेगी। अब पूरे देश को यहाँ से भेजा जाएगा। बहुत दिन से प्रतीक्षित था जब कि यहाँ से लोग भाग के लखनऊ, दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कम पैसे में अपना बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकता है। एम्स का और फर्टिलाइजर के यहाँ शुभारंभ होने से पूरे पूर्वांचल में एक हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बहुत सालों से बंद कारखाना पुनः चल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इतनी सुधि ली। कितने बेरोजगार थे जिन्हें रोजगार मिलेगा, और एम्स भी उद्घाटन हो रहा है साथ साथ में, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी था। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद कारखाने और एम्स का उद्घाटन 7 दिसंबर को किया जाएगा। इस्पात कारखाने और इसके शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। किसानों को किफायती दामों पर खाद मिल सकेगी। इस खाद कारखाने से नीम कोटेड यूरिया सस्ते दर पर उपलब्ध होगी, जिससे उनकी उपज और आय बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एम्स में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने गोरखपुर में खाद कारखाने का उद्घाटन हो रहा है 7 तारीख को। उससे फायदा तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ के लोकल किसानों को, आसपास के किसानों को, पूर्वांचल के किसानों को सही रेट से और समय पे यूरिया की जो क्राइसिस चल रही है
वो समय से मिलेगा और रेट से मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग का चक्कर नहीं रहेगा और इसकी क्वालिटी भी एशिया में सबसे ऊंचा टावर है इसका और इसकी क्वालिटी भी हर कंपनियों से बढ़िया है, सुपीरियर क्वालिटी का है। विकास तो होगा ही, लोगों को फायदा भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा समय से और छोटे मोटे लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, ये तो फायदा होगा गोरखपुर का। मोदी जी और योगी जी का अथक प्रयास के बाद आज FCI खुल पाया है, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत फायदा होगा। हालांकि इससे लोकल लोगों को नहीं बल्कि पूर्वांचल की केंद्र बिंदु बनेगी, जिससे लोगों को खाद पाने में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज मैदान में भाजपा की ओर से बाबा साहेब के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी की सिद्धि विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार संविधान के तहत काम कर रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों वंचितों के उत्थान के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की दिक्कतें दूर करने का काम किया। भाजपा ने बाबा साहेब को सही सम्मान दिया है। इसी के तहत पंचतीर्थ बनाए गए हैं। इस दौरान बसपा के पूर्व जिला प्रभारी बबलू सहित सैकड़ों लोग भाजपा में शामिल हुए। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो किया है उनके बारे में बताना, कैसे शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने किन मूल मंत्रों को दिया है। उन्होंने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित हो, इसके बाद संघर्ष करो। ये तीनों मूल मंत्र उन्होंने इसलिए दिए थे कि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले इन पर पढ़िए। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर पूरे भारत में विजय मशाल को ले जाया गया। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा के रविवार को मथुरा पहुंचने पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों ने भव्य स्वागत किया। विजय मशाल 7 दिनों तक मथुरा में रहेगी। उक्त स्वर्णिम विजय मशाल आगामी 16 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर संपन्न होगी। यह विजय मशाल गत 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा रवाना किए गए 4 स्वर्णिम विजय मशालों में से एक है। जनपद फतेहपुर के खजुआ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 1,51,000 दीपों को जलाकर अमर शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शिरकत की और अमर शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे अमर शहीद क्रांतिकारियों को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये हमारे आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है, जिसके माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी अमर शहीद क्रांतिकारियों के त्याग बलिदान को जान सकेगी। आजादी के 75वें वर्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके पहले 2014 के पहले यहाँ कोई आया होगा तो ये कह सकता है कि वही बावन मिली है कि दूसरी है। आप देख रहे हैं जिस पेड़ में उनको फांसी की सजा दी गई थी वो वृक्ष एक तरह से बिल्कुल सूख गया था, मृत प्राय हो गया था। पर्यटन विभाग से मैंने पैसा इशू करवाया और आप देख रहे हैं कि जो पेड़ बिल्कुल सूख चुका था वो आज फल दे रहा है और एक एक गुच्छे में 10-10 फल लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे आजादी के दीवानों को सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही है, जिसमें अपने देश के आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का और ये नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगी कि हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको किस तरह से उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। तो मैं मानती हूँ कि शायद आजादी के बाद से इस स्थान में पहली बार इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ संघ परिवार और अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया गया है। ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, जिसमें ये अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने रंगोली का कंपटीशन, हम लोगों ने 56 रंगोलियां यहाँ बनवाई हैं, जिसमें 15 विद्यालय के बच्चों लोगों ने हिस्सा लिया है और 1,52,000 दीपक जलाए गए।
आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। यहाँ पे हमने 1,51,000 दिए जलवाए हैं और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली है, उनकी बलिदानी को हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। हाँ, हमें उनके द्वारा किए जा रहे कृत्यों को नहीं भूलना चाहिए और उनकी श्रद्धांजलि को हम आज नमन करते हैं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की अमृत महोत्सव यात्रा कन्नौज पहुंची। इस मौके पर मंत्रालय की टीम ने सुगंध एवं सरस विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे अगरबत्ती उद्योग, इत्र प्रोसेसिंग, सुगंधित और औषधीय पौधों के निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। टीम ने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने बताया कि वो जौनपुर जिले से आई हैं और कन्नौज के सुगंध और सरस विभाग में सुगंधी, औषधि, इत्र प्रोसेसिंग और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लेने आए हैं। यहां से प्रशिक्षण लेकर वो अपने गांव में जाएंगे और इसकी खेती कर आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही गांव की अन्य महिलाओं को भी सिखाकर उनको भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जागरूक करेंगे। ये राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान है और केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित है और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार के करीब करीब सभी मंत्रालय और विभाग कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। हमारे एमएसएमई मंत्रालय ने लीग से अलग हटकर प्रचार प्रसार के लिए ये रास्ता अपनाया है और इस राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान में जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हो रही है उसमें यह है कि जनता के साथ, नागरिक के साथ और एमएसएमई से फ़ायदा उठाने वाले लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से। वो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं मेरे उम्र के यूथ को जाके ये बताऊं कि आप लोग दो चीज़ें, दो अवसर लेके चलते हैं कि या तो हम सरकारी नौकरी करेंगे या थोड़े दिनों के बाद सरकारी में सक्सेस नहीं हुए तो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जनसंख्या का दौर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इससे क्या हो रहा है कि बहुत चुनिंदे लोग ही हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल पाती है और उसके बाद के जो बच जाते हैं वो मजबूरी में 10-15 हज़ार की नौकरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि आप इस मंत्रालय को समझिए जिसका नाम है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, आप इस मंत्रालय को समझेंगे तब इसकी योजनाओं को समझ पाएंगे और इसमें पीएमईजीपी जो सबसे कम पैसे का लोन देती है कि आप अपना छोटा सा स्टार्टअप कर सके, सूक्ष्म स्टार्टअप कर सके। मैं महिला मेड सुपरवाइजर हूं और मैं अपने जौनपुर जनपद से आई हूं। मैं सोच रही हूं कि यहाँ इत्र और जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रही हूं मैं इसका रोजगार वहां जाके फैलाऊं, भारी से भारी महिलाओं को सिखाऊं और उनको आगे बढ़ाऊं। जो नारी में जो शक्ति है वो अपने आप को पहचाने, अपना रूप दर्शन करे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पहुंचकर भगवान बुद्ध का दर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर दान किया। बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों के साथ है। छात्रों की मांग को लेकर हमारी बात सरकार से चल रही है। कि तथागत गौतम बुद्ध के इस परिनिर्वाण स्थली का स्पर्श मात्र ही मेरे जीवन को धन्य कर गया है। आज ऐसा मुझे एहसास हो रहा है और इस पवित्र स्थल पे उनकी इस मूर्ति के दर्शन करके उनके बताए शांति और मानवता के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी मिलती है। अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी महात्मा बुद्ध की शरण में गए थे और हम सभी उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में लगे हुए हैं। 200 विधानसभा पर हमारे प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है जिनकी देखरेख में संगठन की सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मिलकर
2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें पूरी तरीके से विश्वास भी है कि एक बार फिर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के 1 दिवसीय दौरे पर कल आयोजित कार्यक्रम में 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने संत बाबा कीनाराम का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सवारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक राइस चंदौली की एक नई पहचान बनकर उभरा है। चंदौली के 2400 किसानों के द्वारा ब्लैक राइस की खेती की जा रही है। खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदेश सरकार ने दिया है। चंदौली भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिस जनपद के किसानों ने अपने परिश्रम और अर्थ से खाद्यान्न उत्पादन का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ब्लैक राइस 3 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होता था, लेकिन आज यहां के 2400 किसान 2100 हेक्टेयर भूमि पर ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं और उसको यहां से एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित करके इस खाद्यान्न उत्पादन में इस जनपद को देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये केवल अन्न ही नहीं दिया जा रहा है, गरीबों के लिए आवास दिए जा रहे हैं। हर गरीब के घर में शौचालय बनाए गए, हर गरीब को बिजली के फ्री कनेक्शन दिए गए, रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर वर्ष उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। और विकास की योजना को जोड़ते हुए हर एक व्यक्ति के विकास के क्षेत्र में विकास के माध्यम से उसके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जा रहा है। वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर कल ललितपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तालबेहट के राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में भारत रत्न से विभूषित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने आयोजित समारोह में प्रतिभावान बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में 31 मेडिकल कॉलेज देने का बड़ा काम किया है। पत्रकारों द्वारा ओमिक्रॉन वायरस की तैयारी पर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन WHO के रिसर्च के अनुसार बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन पे पूरी तैयारी है, लेकिन WHO का नई रिसर्च हुई है, ये बहुत खतरनाक वायरस नहीं है। जी बहुत खतरनाक नहीं है मंत्री जी, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी। जनपद बलरामपुर में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत सरकारी धान क्रय केंद्र पर धान खरीद में तेजी देखी जा रही है। जिले में प्रशासन की तेजी से 1 माह के अंदर लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 30% से अधिक खरीद अब तक हो चुकी है। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति द्वारा भी धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जनपद में सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य 1940 रुपए मिलने से किसान भी उत्साहित हैं। जिले में 36 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां 20,900 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 6,300 मीट्रिक टन धान खरीद अब तक हो चुकी है। समय से किसानों को भुगतान भी मिल रहा है। दिल्ली जनपद में 36 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दूरी और उत्पादकता को देखते हुए क्षेत्र वाइज 36 क्रय केंद्र के माध्यम से अभी तक 6300 MT की धान खरीद की जा चुकी है। जो लक्ष्य का हमारा लक्ष्य 20,900 MT है, उसका लगभग 30% है और 1000 किसानों को अभी तक MSP का लाभ दिया जा चुका है। भुगतान PFMS के माध्यम से ऑटोमेटिक हो रहा है और लगभग 50% का पेमेंट हो गया है। किसान से एक अपील करना है कि वो अपना आधार बैंक खाते में लिंक करा लें
और मैप करा लें, एक NPCI से बैंक में जाके उसको मैप करा लें ताकि पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। हमारा धान इस तरह केंद्र पर आया है, अच्छी सुविधा है यहाँ और समय से धान तौल जाता है, किसानों को समय से पैसा भी यहाँ मिल जाता है। इस केंद्र पर हम लोगों की बड़ी आस्था है, हम लोग यहीं पर धान लाते हैं। हम लोग धान लाते हैं, हमारा समय से नंबर जब रहता है तब बिक जाता है और बिकने के बाद पैसा हमको मिल जाता है। संतुष्ट हैं हम बहुत सरकार से, बहुत अच्छी तरह से सुविधा है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और मानव जात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आने के बाद देश और प्रदेश में सतर्कता बढ़ी। वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी। प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एम्स गोरखपुर, खाद कारखाना और ICMR के रीजनल सेंटर की देंगे सौगात। और 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा का मथुरा में हुआ भव्य स्वागत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।